गर्मी से बेहाल होते हुए एक बाल्टी में पानी लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके कमरे में बाल्टी में लगे बहुत सारे पौधों को वो एक एक जग पानी देते हुए कहती है, तुम सबकी वजह से ही मैं अभी तक जिंदा हूँ और तुम्हारी वजह से ही मुझे जीने की एक नई किरण और उम्मीद मिली है। वरना तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। मैं तो अपनी हिम्मत और सब कुछ हारने लगी थी, लेकिन तुम्हें बढ़ता हुआ देखकर मुझे भी बहुत हिम्मत मिल रही है। अब मैं हार नहीं मानूंगी। अब मैं फिर से सब ठीक करने की कोशिश करूंगी। भले ही मैं अकेली हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो सब ठीक होगा ही। बाल्टी में लगे पौधों को पानी देने के बाद प्रीति उनसे बात करती है और उसके बाद उन सबको खिड़की से थोड़ी धूप लगाने के बाद उन्हें साइड कर देती है। किसी को भी तुम्हारे यहाँ होने का पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अब मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगी। ऐसा कहने के बाद प्रीति उठकर बाहर आ जाती है और अपने छोटे से कोठरी यानी कमरे के दरवाजे पर कुंडी लगाकर सामने एक बड़े से घर में जाती है, जहां पर सब प्रीति को देखकर बहुत गुस्से में होते हैं। आ गई महारानी, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। चल अब जल्दी अंदर आ। हमें यही काम नहीं है कि पूरा दिन बस तेरा इंतजार करते रहेंगे। इसलिए तो कहते हैं मम्मी जी कि इंसान को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। सबकी डांट सुनने के बाद प्रीति नजरें नीचे कर लेती है। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से वो अपने कमरे में बाल्टी में लगे हुए पौधों को छुपा रही थी, और किसी के पता चलने पर कौन सी बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। साथ में सब उसे ताने क्यों दे रहे थे, सब जानने के लिए चलिए चलते हैं कुछ समय पीछे। मुझे सबके आने से पहले ही काम खत्म करना होगा। प्रीति जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर रही थी और उसे बहुत गर्मी भी लग रही थी। अपने साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए वो सारा काम करती है। उसका काम खत्म होता ही है कि तभी बाहर से रिया, शांति और नेहा तीनों शॉपिंग करके वापस आ जाती हैं। बाप रे, आज तो बहुत ज्यादा ही गर्मी थी। मैं तो सच में बहुत परेशान हो गई। गर्मी के मारे जान निकली जा रही है। सच में एक काम करो, जल्दी से एसी चला दो। मुझे तो बिना एसी के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नेहा एसी ऑन कर देती है और उसके बाद तीनों आराम से सोफे पर बैठ जाते हैं। तब प्रीति सबके लिए ठंडा पानी पीने के लिए लाती है। प्रीति सबको पानी देती है, लेकिन पानी देखकर सब मुंह बना लेती हैं। तुझे भी हमारे लिए सिर्फ ये सादा पानी लाने को मिला था क्या? अरे तुझे दिखता नहीं है कि हम इतनी गर्मी में बाहर से इतनी शॉपिंग करके आए हैं और हम परेशान हो गए हैं, और तू हमें सादा पानी पिला रही है? थोड़ी बहुत तो अक्ल होनी चाहिए तुझे। कम से कम कोई शिकंजी या शरबत ही बनाकर डाल दे। इसे कहाँ से अक्ल आएगी मम्मी जी? इस गरीब फटीचर को तो बिना मेहनत के ही इतना अच्छा घर परिवार जो मिल गया, वरना इस जैसी के नसीब में कहाँ होता इतने अच्छे परिवार में जिंदगी बिताना। इसे तो महल मिल गया है। सच में हमारी ही किस्मत फूटी थी जो ये हमारे पल्ले आकर बंध गई। अभी भी खड़ी होकर बातें सुन रही है। जल्दी से नींबू पानी लेकर आ। इतना कहकर प्रीति जल्दी से रसोई में जाती है और उसके बाद ठंडे पानी में चीनी और नींबू मिक्स कर देती है और उसके बाद उसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल देती है। इसके बाद वो सभी को नींबू पानी देती है। सब बड़े मजे से नींबू पानी पी लेते हैं। आहा, अब जाकर थोड़ी कलेजे को ठंडक मिल रही है। नींबू पानी पीकर तो मजा आ गया। हाँ, जो रास्ते में हमने नींबू शिकंजी पी थी वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। चलो, इसने पहली बार कुछ तो अच्छा काम किया। हाँ, और अच्छा हुआ कि हम आज शॉपिंग करने चले गए थे। आज तो हमें सेल भी मिल गई थी, वरना हम इतने अच्छे ऑफर गंवा देते। इस तरह तीनों आपस में एक दूसरे से बहुत सारी बात कर रही थी और एक दूसरे के लिए वो ढेर सारा सामान लेकर आई थी। प्रीति को तो उन्होंने सिर्फ घर की नौकरानी के बराबर ही समझा था। वो न तो प्रीति को कुछ सामान लाकर देती हैं और ना ही उसे कुछ सामान लाने देती। यहाँ तक कि उनके जाने के बाद प्रीति की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद एसी चलाकर इतनी गर्मी में काम कर सके। उसके बाद रात को जब प्रीति सबके लिए खाना बनाती है तो यहाँ तो सच में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। प्यास के मारे जान निकली जा रही है। अभी फ्रिज का ठंडा पानी पी लेती हूँ, वरना अगर किसी ने देख लिया तो फिर से डांट पड़ेगी। प्रीति छुपकर फ्रिज का पानी पी रही थी, जिसे पीने के बाद उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। अब जाकर थोड़ी सी राहत मिली है। उसके बाद प्रीति सभी को खाना बनाकर परोसती है और जब रमेश भी खाना खाता है तो वो मुंह बनाकर कहता है, अरे ये भी कोई खाना हुआ? इसमें नमक और मिर्च तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। एक तो पूरा दिन हम बाहर काम करते हैं, इतनी गर्मी में आसान है क्या घर के बाहर काम करना? और ऊपर से रात को जब वापस आते हैं तो ऐसा खाना खाने को मिलता है। बस यही देखना बाकी रह गया था। खाने में सिर्फ नमक कम था और इस वजह से रमेश ने उसे इतना ताना दिया कि उसने आग में घी डालने का काम कर दिया। अब उसके बाद कोई और प्रीति को ताना न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके बाद बाकी सब भी शुरू हो जाते हैं।
अरे इस नासपिटी को कितनी बार समझाया है कि कम से कम तू और कुछ नहीं कर सकती तो ढंग से काम किया कर, लेकिन नहीं, इसका ध्यान काम करने में कहाँ होता है। सच में हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो हमारे घर आ गई। सच में हमारा तो सारा मूड खराब कर दिया। तौबा तौबा, हम तो खाना खाने बैठते हैं लेकिन ये तो सारा मूड खराब कर देती है। सच में भाभी, आपको हमारे मूड खराब करने से पहले सोच लेना चाहिए। एक तो हम सब इतनी मेहनत करते हैं और ऊपर से फिर यही सब देखने को रह जाता है क्या। सिर्फ एक छोटी सी गलती पर सब प्रीति को इतनी खरी खोटी सुनाते हैं कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि एक भी आंसू का बूंद बाहर न निकले, वरना ये लेक्चर और कितनी देर बढ़ सकता है वो खुद नहीं जानती थी। इसलिए वो चुपचाप सब सुनती है और रात को सारा काम खत्म करने के बाद जब वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो कल सुबह जल्दी टाइम से आ जाना, मुझे कल किसी काम से जल्दी बाहर जाना है, तो मुझे कल का नाश्ता जल्दी चाहिए। जी ठीक है मम्मी जी। और सुन, यहाँ पर जितनी भी पेंट की बाल्टी रखी है इन सबको अपने साथ अपने कमरे में ले जा। अभी पेंट करवा के घर एकदम नया लग रहा है। ये सब कबाड़ हम यहाँ नहीं रख सकते, लेकिन ये बाल्टी कभी काम आएगी तो इसलिए इन्हें अपने कमरे में रख लियो। अब प्रीति सारी बाल्टी लेकर उस बड़े से घर के मेन दरवाजे से बाहर आती है। उसके बाद शांति अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है और उसके बाद वो आंगन से होते हुए एक छोटे से कमरे में जाती है जो पहले स्टोर रूम था। अपनी कोठरी के अंदर जाकर प्रीति सबसे पहले उन सभी पेंट को बाल्टी को कमरे के कोने में रख देती है। ये मेरा कमरा नहीं है, बस एक स्टोर रूम है। मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अब प्रीति अपने लिए खाना बनाने के लिए आटा तैयार करती है, लेकिन सिर्फ 2 रोटी का ही आटा बचा था। आज तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। दिन में भी कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला। 2 रोटी में तो मेरा काम बिल्कुल नहीं चलेगा। कल कहना होगा कि राशन खत्म हो गया है। इस तरह प्रीति खुद से सोचते हुए 2 रोटी बना लेती है और पानी के साथ ही सूखी रोटी खा रही थी। एक तो यहाँ पर इतनी गर्मी है, पंखे के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ, ऊपर से भूख भी नहीं मिटी है। बिना सब्जी की रोटी खाना बहुत मुश्किल है। हे भगवान, मेरे साथ जो ये सब हो रहा है आखिर कब ठीक होगा। लेकिन प्रीति के साथ ये सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था? उसे इस तरह बिल्कुल अलग क्यों रखा जा रहा था? साथ में उसे उस घर में खाना नहीं खाने देते थे और ना ही सोने देते थे। वो तो अकेले बस अपनी कोठरी में रहती थी और गर्मी में भी वहीं पर अपना अलग अलग खाना बनाकर खाती थी। अगले दिन सुबह प्रीति जल्दी उठकर वहां जाकर फिर से गर्मी में काम करने लगती है। पहले सबको नाश्ता बनाकर देती है। सब मजे से खाना खा रहे थे। मम्मी जी, मेरा भी आटा खत्म हो गया है, आप आटा मंगवा देना। सुबह से कुछ नहीं खाया और कल भी ठीक से खाना नहीं खाया था, तो बहुत भूख लगी है। हाँ ठीक है, छोटी सी बात में भी समझ सकती हूँ। इतना लंबा चौड़ा बोलने की क्या जरूरत है। हम क्या तुझे भूखा रखते हैं? मंगवा दूंगी। और उसके बाद घर की साफ सफाई करती है। तब वो छत पर जाकर देखती है कि एक प्लास्टिक का गमला जो खराब हो गया है और टूट भी गया है। अरे ये गमला तो खराब हो गया है। आइडिया, मेरे कमरे में इतनी सारी प्लास्टिक की बाल्टी है। तब प्रीति एक प्लास्टिक की बाल्टी लाती है और उसके अंदर उस गमले को ट्रांसफर कर देती है। मैं और पापा अक्सर ऐसी बाल्टी में घर पर पौधे लगाया करते थे। जब वो घर का काम कर रही थी तभी लैंडलाइन पर रोहन का फोन आता है और शांति उससे बात करती है। हाँ बेटा, तू बता सब कैसा है वहाँ पर? तू ठीक तो है ना? और तेरा काम कैसा चल रहा है? हाँ माँ, बिल्कुल, यहाँ सब अच्छा चल रहा है और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप सब वहाँ पर कैसे हैं? हाँ बेटा, हम सब यहाँ पर बहुत बढ़िया है और सब एकदम अच्छा है। अच्छा माँ, प्रीति कहाँ है? एक बार उससे बात करवा दीजिए। तब शांति प्रीति को आवाज लगाती है। प्रीति, ओ प्रीति, जरा जल्दी इधर आ, रोहन का फोन है। ये बात सुनकर प्रीति रसोई से दौड़ी चली आती है और उसके आते ही शांति धीरे से मुंह बनाकर धीरे से फुसफुसा कर कहती है, याद रखियो, अगर रोहन को तूने कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो सोचती हूँ कि आपसे बुरा कोई क्या ही हो सकता है। ले बेटा, बात कर ले। उसके बाद प्रीति फोन लेती है। हेलो प्रीति, तुम कैसी हो? मैं जब भी फोन करता हूँ तुम कहाँ बिजी रहती हो? तुमसे बात करना ही इतना मुश्किल हो जाता है। जी माफ कीजिए, कुछ नहीं, बस कभी काम करती तो कभी बाहर होती हूँ, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता। लगता है तुम अपने पति को मिस नहीं करती, खुद फोन भी नहीं करती हो, बहुत कम फोन करती हो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आप बताइए, आप यहाँ पर कब आएंगे? चिंता मत करो, अगले हफ्ते ही आ जाऊंगा। तुम फोन पर बात भले ही कम करती हो, लेकिन तुम्हें मेरे आने की खुशी हमेशा रहती है। यही सोचकर मैं खुश हो जाता हूँ।
इस तरह रोहन प्रीति से बात कर रहा था, लेकिन शांति वहीं पर उसके सिर पर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी, जिसकी वजह से प्रीति अक्सर अनकंफर्टेबल हो जाती थी और इसलिए वो जल्दी कॉल कट कर देती है। आखिर क्या बात कर रही थी तो इतनी देर से उससे? जी कुछ नहीं मम्मी जी, बस यही हालचाल। हाँ, अगर तूने कभी भी उसे कुछ बताने की कोशिश की ना तो याद रखियो, तेरा तो मैं ऐसा जीना हराम करूंगी कि तूने सोचा भी नहीं होगा। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है। पहले इतना जीना हराम किया हुआ है, मैंने तो इतना भी नहीं सोचा था, अब इससे ज्यादा क्या ही जीना हराम हो सकता है। इस तरह प्रीति निराश होकर वहां से चली जाती है और घर के सारे काम खत्म करने लगती है। प्रीति को बहुत भूख लग रही थी और शांति है कि उसके लिए आटा भी नहीं मंगवा रही थी। उसके बाद प्रीति शाम को बाजार जाती है और बाजार से सामान खरीद कर। भैया 2 किलो खीरे भी दे देना, साथ में 1 किलो नींबू और इसके साथ घिया और तोरी की सब्जी, साथ में आप थोड़ा सा ककड़ी और पुदीना भी तोल देना। जी ठीक है बहन जी, अभी कर देता हूँ। प्रीति को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और वो सब्जी को एक अलग निगाहों से देख रही थी। बहुत समय से उसने रोटी के साथ सब्जी नहीं खाई थी और वो सिर्फ सूखी रोटी खा रही थी। काश मैं भी सब्जी खा पाती तो कितना अच्छा होता, कितने दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया। मन में ऐसा सोचकर प्रीति वहां से घर वापस आने लगती है और रास्ते में उसे उसकी पड़ोसन मिल जाती है। अरे प्रीति बेटा, तुम कैसी हो? बस आंटी जी, मैं कैसी हो सकती हूँ, सब ठीक ही है। क्या बात है बेटा, तुम्हारा मुंह इतना मुरझाया क्यों है? प्रीति बहुत परेशान थी और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा पसीने आ रहे थे। साड़ी के पल्लू से वो पसीने पोंछती है और कुछ नहीं आंटी जी, गर्मी की वजह से बहुत हालत खराब हो रही है और ऊपर से सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, इस वजह से चक्कर आ रहा है। ये बात सुनकर शीला को उस पर बहुत तरस आता है और वो परेशान होकर कहती है, अरे बेटा, ये तो बहुत गलत बात है। तुम एक काम करो, अभी इस वक्त मेरे साथ घर के अंदर चलो, मैंने खाना बनाया है, दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। नहीं आंटी जी, आपको तो पता है ना, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाएगी तो मम्मी जी पूरा घर सिर पर उठा लेंगी और अगर उन्हें गलती से भी पता चल गया तो मेरी तो नौबत आ जानी है। शीला बहुत बार प्रीति को चलने के लिए कहती है, लेकिन प्रीति साफ मना कर देती है। अच्छा बेटा, तुम मुझे बस 1 मिनट दो, तुम थोड़ा मेरे घर के अंदर आंगन में आ जाओ। इतना कहकर शीला जल्दी से घर के अंदर जाती है और अंदर से 2 केले निकाल कर लाती है और प्रीति को देती है। जल्दी से दोनों केले 1 मिनट में खा जाओ, इसे खाने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। चल जल्दी कर और शुरू हो जा। प्रीति मना करना चाहती थी, लेकिन वो भी भूख से बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए जल्दी से दोनों केले खा जाती है और खाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच आंटी जी, आप तो हमेशा मेरे लिए सारी परेशानी हल कर देती हैं। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर प्रीति जल्दी से अपने घर वापस चली जाती है। वापस जाने के बाद शांति वहीं उसे सुनाने के लिए बैठी हुई थी। आ गई महारानी, इतनी देर से क्या कर रही थी, कहाँ थी? माफ कर दीजिए मम्मी जी, बाजार में बहुत भीड़ थी इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। अच्छा ठीक है, छोड़ ये सब, जल्दी से जाकर अपना कमरा साफ कर ले, कल रोहन आने वाला है। ठीक है मम्मी जी, लेकिन आप मेरे लिए आटा मंगवा दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, अब तो रात भी हो गई है। हाँ, तुझे तो बिल्कुल शांति नाम की चीज ही नहीं है, मंगवा रही हूँ। एक काम कर, अभी के लिए रसोई से 1 किलो आटा ले जाइयो। इसके बाद जाकर कहीं प्रीति की आंखों में चमक आती है। शांति भी इसलिए जल्दी मान गई क्योंकि कल उसका बेटा आने वाला है। अब प्रीति शाम को अपने और रोहन के कमरे की अच्छी से सफाई करती है और उसके बाद रात को सभी को खाना बनाकर दे देती है। फिर सारा काम खत्म करके वो आटा लेकर अपने कमरे में जाती है और वहां जाकर अपने लिए रोटी बनाती है, लेकिन बेचारी को आज भी गर्मी में सूखी रोटी ही खानी पड़ रही थी। यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है। आखिर प्रीति के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? अगले दिन रोहन आता है और उसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अरे बेटा, तू आ गया, कितने दिनों बाद आया है, तेरे आने से तो घर में खुशी आ जाती है। प्रीति रोहन के लिए पानी लेकर आती है और रोहन नोटिस करता है कि प्रीति काफी कमजोर लग रही है। तब तो वो कुछ नहीं कहता, लेकिन शाम को वो अपने कमरे में, प्रीति क्या बात है, तुम इतनी ज्यादा कमजोर क्यों लग रही हो? कुछ बात है क्या? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अजी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही गर्मी भी है और थोड़ा सा कुछ दिन पहले तबीयत भी खराब हो गई थी, इसलिए ऐसा हो रहा है, बाकी सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। रोहन के आने के बाद तो प्रीति रोहन के साथ अपने कमरे में सोती है और आज वो बहुत दिनों बाद एसी में सो रही थी। सोते हुए प्रीति सोचती है, पूरे महीने में ये 2 दिन होते हैं जब थोड़ा चैन मिलता है, परसों फिर से वापस उस गर्मी में जाकर सोना होगा।
रोहन के सामने तो कोई प्रीति को ना तो ज्यादा डांटता था और ना ही ज्यादा काम करवाता था। 2 दिन प्रीति ने ठीक से खाना भी खाया। प्रीति ने सबको खाना बना कर दिया और वो सबके साथ आज खाना खाने बैठी थी। इतने दिनों बाद जाकर सब्जी खाने को मिल रही है, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब रोहन सोमवार को सुबह बैग पैक करता है और देखो तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और इस तरह तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। हाँ, जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जी ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर घर वालों से अलविदा लेकर रोहन वापस अपने काम पर चला जाता है और उसके जाते ही सबका असली रंग सामने आ जाता है। चल, अब 2 दिन तूने बहुत ऐश कर लिया। मैंने तुझे पैसों का इंतजाम करने को कहा था ना, तूने पैसों का इंतजाम कर दिया? नहीं मम्मी जी, पैसों का इंतजाम नहीं हो सकेगा। आपको तो पता है जितने भी पैसे थे मेरे पापा ने आपको सब दे दिए। अब वो और पैसे कहाँ से लाएंगे? उनके पास जितनी भी सेविंग्स थी सब दे दिए उन्होंने। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। एक तो तेरे जैसी गरीब फटीचर बहू हमारे घर के अंदर आ गई, कम से कम किसी ढंग के परिवार की लड़की लाती तो मुझे अच्छा खासा दहेज तो मिल जाता। और नहीं तो क्या, मैं भी तो अपने घर से कितना सारा दहेज लेकर आई थी, तो तुम्हें भी अपने घर से लाना चाहिए। मैं तुझे कुछ दिन का समय दे रही हूँ, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो याद रखियो, अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और इसी वजह से शांति प्रीति को बहुत ज्यादा परेशान करती थी और बेचारी प्रीति सब कुछ ये चुपचाप सहन कर रही थी क्योंकि वो अपने मायके वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी। प्रीति की हालत बहुत खराब हो रही थी। एक रात जब वो कोठरी में बैठकर सूखी रोटी खा रही थी तो मुझसे और सूखी रोटी नहीं खाई जा रही, मुझे उल्टी जैसा हो रहा है। तब प्रीति अगले दिन सुबह जल्दी जाकर फ्रिज में थोड़ी सी बची सब्जी लेकर और पिछले दिन की बासी रोटी के साथ उसे खा रही थी तो नेहा आकर ये सब देख लेती है। तुम यहाँ खाना खा रही हो? वैसे भी तुम बासी रोटी और बासी सब्जी खा रही हो, तुम्हारी इतनी ही औकात है। छोड़ो अब इस बात को भी, क्या बढ़ाना। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है और प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं क्या करूं? यूं ही दिन गुजर रहे थे और प्रीति से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी हालत भी खराब हो रही थी और ठीक से खाना न खाने की वजह से कमजोरी भी आ रही थी। तब एक दिन वो जब कमरे में बैठी थी तो एक काम करती हूँ, यहाँ पर जितनी भी बाल्टी है अपने कमरे के अंदर इन्हीं में थोड़ी बहुत सब्जी लगा लेती हूँ। पुदीना, धनिया, पालक, मिर्च, कम से कम इनकी चटनी या इनका पानी बनाकर पी तो लूंगी। अगले दिन प्रीति जब बाजार जाती है तो शीला के पास जाती है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। एक काम करना, रात को सबके सोने के बाद मैं तुम्हें मिट्टी लाकर दे दूंगी। कुछ पौधे तुम अपने घर में रख लेना, और जैसे टमाटर और बेल वाली सब्जी वाले पौधे हैं तो उन्हें मैं अपनी छत पर रख लूंगी, क्योंकि उन्हें धूप की भी जरूरत होगी। तुम आखिर कितने ही पौधे अपने कमरे में छुपा लोगी। सच कहती हूँ, तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम सब रोहन को क्यों नहीं बता देती? पता नहीं आंटी जी कि वो मेरे ऊपर विश्वास करेंगे भी या नहीं, और दूसरा मैं नहीं चाहती कि घर परिवार में दरार आए। उन्होंने तेरे साथ हमेशा इतना गलत किया और अभी भी तू उनके बारे में सोच रही है? हे भगवान, इस शांति जैसी डायन तेरी जैसी अच्छी बहू को डिजर्व नहीं करती। अच्छा आंटी जी, अभी मैं चलती हूँ। आप प्लीज मुझे कहीं से भी मिट्टी और बीज लाकर दे देना, मुझसे सूखी रोटी नहीं खाई जाती। अब रात को प्रीति सारा काम खत्म करके जब अपनी कोठरी में चली जाती है तब रात को शीला मुंह छुपाकर मेन गेट के पास आती है और वहां पर लोहे के बने गेट में स्पेस था। वहां से धीरे धीरे करके प्रीति को ढेर सारी मिट्टी और बीज दे देती है। ले बेटा, सारी मिट्टी और बीज तू मुझे 2-3 बाल्टी दे दे, मैं अपनी छत पर तेरे लिए टमाटर और बाकी सब्जी की बेल लगा दूंगी। प्रीति 3-4 बाल्टी शीला को दे देती है और उसके बाद शीला अपने घर चली जाती है और प्रीति भी सारा सामान लेकर घर के अंदर चली जाती है। वो अपने छोटे से कमरे में आ गई थी और उसने बाल्टी निकालकर उनके अंदर अच्छे से मिट्टी को भर दिया था। जब बाल्टी पूरी मिट्टी से भर जाती है तब वो उसके अंदर बीज डाल देती है और उसके बाद उसमें पानी डाल देती है। बस अब इनके बढ़ने का इंतजार है। मैंने इसमें पालक, पुदीना, कड़ी पत्ता, धनिया, मिर्ची, बैंगन लगा दिया है। अगले दिन फिर से प्रीति का वही रूटीन होता है। सुबह वो पूरा दिन घर का काम करती है। एक दिन जब प्रीति हॉल में झाड़ू लगा रही थी तब रोहन का कॉल आता है। शांति रोहन से बात करती है। नहीं रोहन बेटा, अभी प्रीति घर पर नहीं है, वो बाहर शॉपिंग करने गई है। जब आएगी तो मैं बात करवा दूंगी। इतना कहकर शांति कॉल कट कर देती है और ये सब देखकर प्रीति को बहुत बुरा लगता है। कॉल कट करने के बाद शांति फिर से प्रीति को ताने देना शुरू करती है। तेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, अगर 1 हफ्ते के अंदर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं खुद तुझे इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो छत पर जाती है जहां पर शीला प्रीति के बाल्टी वाली सब्जियों में पानी दे रही थी।
क्या बात है बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? जरूर आज फिर से उस चुड़ैल ने तुम्हें कुछ कहा होगा। मम्मी जी मुझे पैसे लाने के लिए कह रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी, जब पहले ही मैं उन्हें इतने सारे पैसे दे चुकी हूँ। बेटा मैं तो यही कहूँगी कि तुझे रोहन को सब बता देना चाहिए। एक बार बात करके तो देख, क्या पता सब ठीक हो जाए। नहीं आंटी जी, अगर उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया तो क्या पता हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाए। बेटा इससे ज्यादा तो हालात और क्या बिगड़ेंगे। अच्छा देख, तेरी बाल्टी के पौधे धीरे धीरे उगने लगे हैं, अब जल्दी ही इनके अंदर सब्जी भी लग जाएगी, खीरा, तोरई और लौकी। इसलिए मैंने अपनी छत पर लगाई है, क्योंकि इन पर जल्दी ही बेल लगने वाली है। और मैंने तो तेरे लिए खरबूजा भी लगा दिया है। मैं भी अपने कमरों के पौधों को जरा धूप देकर आती हूँ। अब प्रीति ने जब से पौधे लगाए थे तब से वो थोड़ा बिजी हो गई थी। वो दिन में अपने कमरे में आती और जब कोई नहीं होता तो खिड़की खोल देती थी ताकि धूप पौधों पर लग सके। वो उनसे बातें भी करती थी। देखो तो तुम्हारे कितने सुंदर पत्ते निकल रहे हैं। अब तुम जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हो, तुम कितने प्यारे हो। कहते हैं इंसान हो या पौधा, अगर हम उसके पास पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो वो और कितना अच्छा खिलता है। और तुम्हें देखकर तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती है। थोड़ी देर धूप लगने के बाद, चलो आज के लिए बहुत धूप हो गई है, वैसे भी इतनी तेज गर्मी है, अब थोड़ी देर तुम्हें छांव में रख देती हूँ। इस तरह प्रीति अपने पौधों का अच्छे से ध्यान रख रही थी। कुछ दिनों बाद रोहन फिर से आता है। वो देखता है कि प्रीति इस बार और भी ज्यादा कमजोर हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो रहा है। 1 महीने में तुम और भी ज्यादा कमजोर हो गई हो। अब तक तुम ठीक ही नहीं हुई हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, आप इतनी चिंता मत कीजिए। ऐसे कैसे न करूं, कुछ बात है तो मुझे बताओ। मैंने कहा ना कुछ बात नहीं है। रोहन के बार बार पूछने पर भी प्रीति कुछ नहीं बताती और मना कर देती है। रोहन को कुछ ठीक नहीं लगता और वो भारी मन से वापस चला जाता है। प्रीति पूरा दिन घर का काम करती है और जब भी उसे समय मिलता तो अपने पौधों से आकर बातें करती। आज उसके पौधों में पालक, पुदीना और धनिया लग गया था, जिन्हें तोड़ने के बाद वो सिलबट्टे पर चटनी बनाती है। और आज इतने दिनों बाद वो सूखी रोटी खाने के बजाय चटनी के साथ रोटी खाती है। आज खाना उसे अच्छा लग रहा था। आज कितना अच्छा लग रहा है। अगले दिन प्रीति सारा काम खत्म करने के बाद छत पर जाती है और बेटा तू सही समय पर आई है, देख खीरा भी लग गया है, जल्दी से खीरा तोड़ कर ले जा और घिया भी तोड़ ले। आज रात को सब्जी बना लेना। ले मैं तेरे लिए मिर्च मसाला लेकर आई हूँ, कढ़ाई भी रख ले। अभी जल्दी से सारा सामान ले जा। शांति और नेहा दोनों घर पर नहीं है, जल्दी से अच्छा खाना खा ले। थैंक यू सो मच आंटी जी, आप बहुत अच्छी हैं। शीला से सारा सामान लेने के बाद प्रीति अपने कमरे में आ जाती है। पहले अपने पौधों को वो धूप लगाती है और साइड में बैठकर खीरा काटते हुए उनसे बातें करती है। तुम सबकी वजह से ही मैं अभी तक जिंदा हूँ और तुम्हारी वजह से मुझे जीने की एक नई किरण और नई उम्मीद मिली है, वरना तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। मैं तो अपनी हिम्मत और सब कुछ हारने ही लगी थी, लेकिन तुम्हें बढ़ता हुआ देखकर मुझे भी बहुत हिम्मत मिल रही है। अब मैं हार नहीं मानूंगी, अब मैं फिर से सब ठीक करने की कोशिश करूंगी। भले ही मैं अकेली हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, एक न एक दिन सब ठीक होगा ही। बाल्टी में लगे पौधों को पानी देने के बाद प्रीति उनसे बात करती है और उसके बाद उन सबको खिड़की से थोड़ी धूप लगाने के बाद उन्हें साइड कर देती है। किसी को भी तुम्हारे यहाँ होने का पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अब मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगी। उसके बाद प्रीति घिया की सब्जी बनाती है और उसके साथ आज रोटी खाती है। बहुत दिनों बाद जाकर उसे सब्जी खाने को मिल रही थी। इस तरह बाल्टी के पौधे उसकी ताकत बनते हैं और वहीं दूसरी तरफ शांति का अत्याचार भी बढ़ता रहता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी तेरे पापा को फोन करती हूँ। शांति प्रीति के पिता को कॉल करती है। अगर मुझे कुछ दिनों में पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी बेटी को तुम्हारे घर पर मैं छोड़ दूंगी। देखिए समधन जी, ऐसा मत कीजिए। हमने अपना खेत बेचकर पहले ही आपको इतने सारे पैसे दे दिए। अब हमारे पास सिर्फ हमारा घर बचा है। हमारी बेटी को परेशान मत कीजिए। इस तरह प्रीति के पिता शांति से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और फोन स्पीकर पर था। जब खेत वाली बात प्रीति को पता चलती है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि आखिर ये कैसे हो गया। अब प्रीति को बहुत गुस्सा आता है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपकी वजह से मेरे पिता ने अपना खेत भी बेच दिया, और कितनी निर्दयी हो सकती हैं आप। अरे थोड़ी तो शर्म कीजिए। तेरी इतनी हिम्मत मुझसे ऐसे जुबान लड़ाने की? आखिर तेरी औकात ही क्या है जो मुझसे बहस कर रही है? उसके बाद शांति प्रीति को बहुत खरी खोटी सुनाती और बेचारी प्रीति रोते हुए वापस अपने कमरे में आ जाती है। ये बात उसके लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन तभी रोहन आ जाता है और वो अचानक से प्रीति को पूरे घर में कहीं नहीं देखता तो। अरे बेटा, तू अचानक से कैसे आ गया?
माँ, प्रीति कहाँ है? बेटा प्रीति तो बाहर गई है, तू बैठ जा, बस आती ही होगी। शांति नेहा को इशारा करती है और नेहा सब समझ जाती है। तब नेहा प्रीति को आकर बुलाती है। चलो रोहन आए और इसके सामने अगर तुमने कुछ बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अब प्रीति पूरी तरह टूट चुकी थी। जब वो रोहन के सामने आती है तो उसकी हालत देखकर रोहन बहुत हैरान हो जाता है। वो बहुत ज्यादा रो रही थी, जिसे देखकर रोहन परेशान होता है। क्या बात है प्रीति, तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक नहीं हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ पर सब बुरा है। अब बस और बर्दाश्त नहीं होता। तब प्रीति रोहन को एक एक बात बता देती है जो आज तक उसके साथ हो रही थी। हर अत्याचार, हर टॉर्चर वो रोहन को सब बताती है, जिसे सुनकर रोहन की आंखों में भी आंसू आ जाते और वो भड़कते हुए कहता है, अच्छा हुआ मैंने अचानक से यहाँ पर आकर सब सच जान लिया, वरना तो कभी सच मेरे सामने आता ही नहीं। आप लोग मेरी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मम्मी, अगर कल को रिया के ससुराल वाले उसके साथ ऐसा करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? और नेहा भाभी, आप भी तो लड़की हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? रिया, तुमने भी इन सब का साथ दिया। अरे लानत है आप सब पर। मैं आज अभी इसी वक्त अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, हमें माफ कर दे। नहीं, मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। रोहन प्रीति का सामान पैक करता है और जब वो उसे कोठरी में जाकर देखता है कि प्रीति अक्सर उसी में रहती थी तो उसका दिल और ज्यादा टूट जाता है। तुम इतने टाइम से यहाँ रह रही थी, मुझे माफ करना, मैं समय पर कुछ नहीं कर सका। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, सारी गलती मेरी है। नहीं, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, आपकी कोई गलती नहीं। लेकिन यहाँ पर ये जो बाल्टी में पौधे हैं, इन्हें मैं यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। पिछले कई दिनों से इन्होंने ही मेरा साथ दिया है, इनकी वजह से ही मैं यहाँ जिंदा हूँ। चिंता मत करो, हम इन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। इस तरह ट्रक में सारा सामान लोड हो जाता है और उसके बाद शीला उन दोनों से मिलने आती है और शीला की आंखों में भी आंसू आते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा था आंटी जी कि मैं अचानक से यहाँ आकर देखूंगा तो मुझे सब सच पता चल जाएगा। माफ करना, मैंने शुरू में आपके ऊपर विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आखिरकार तुम्हें इस नर्क से छुटकारा मिल गया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, अपना ध्यान रखना। उसके बाद प्रीति रोते हुए शीला के गले लग जाती है। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपकी वजह से मैं यहाँ पर रह पा रही थी, वरना अकेले में मैं किसी भी चीज का सामना नहीं कर पाती। इतना कहकर प्रीति और रोहन वहां से चले जाते हैं और शीला की छत पर 2 बाल्टी में सब्जी लगी हुई थी जिन्हें वो रोज पानी देती थी और उनका अच्छे से ध्यान रखती, जिसकी वजह से उसे हमेशा प्रीति की याद आती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी अब रोहन के साथ रह रही थी और अपनी बाल्टी वाली सब्जियों के साथ ही अपनी रसोई करती थी, क्योंकि प्रीति को अब उनके साथ एक नई ऊर्जा मिलती थी। तुम कुछ भी भूल सकती हो, लेकिन अपनी बाल्टी वाली सब्जियों को नहीं, क्योंकि इनसे अब मुझे बहुत ज्यादा लगाव हो गया है। कहते हैं ना, किसी भी चीज को पॉजिटिविटी के साथ करो तो वो अपनी एक नई ऊर्जा के साथ बढ़ते हैं, चाहे पौधे हो या इंसान। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए। इस तरह दोनों अपनी नई जिंदगी दोबारा से अच्छे से शुरू करते हैं और अब से वो दोनों अक्सर प्रीति के मायके मिलने जाया करते थे। आपने जो पहले वाली जमीन बेच दी उसे तो मैं वापस नहीं ला पाऊंगा, लेकिन जो दूसरी जमीन आपने गिरवी रखी थी वो आपको अगले महीने वापस मिल जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे परिवार वालों ने आपके साथ जो कुछ भी किया। अरे कोई बात नहीं बेटा, बस हमारी बेटी तुम्हारे साथ खुश है, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और शाम को आपको सिर्फ मेरे परिवार वालों से नहीं मिलना चाहिए, अपने परिवार वालों से भी मिल लेना चाहिए। नहीं, उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ बाकी सबको भी अपनी गलती का एहसास था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी छोटी बहू ही मेरा इतना ध्यान रखती थी, इतना ताना सुनाने के बाद भी आज तक उसने मुझे उल्टा नहीं बोला। बड़ी बहू तो अब ठीक से कुछ भी नहीं कर पाती। मैंने हमेशा गलत में तुम्हारा साथ दिया, अब इन सब चीजों की वजह से हमारा बेटा भी हमसे अलग हो गया। वहीं दूसरी तरफ नेहा रसोई में जब खाना बना रही थी, अब तो मैं इस घर की नौकरानी बनकर रह गई हूँ, वरना जब मेरी देवरानी थी तो कितने अच्छे से घर संभाल लेती थी और मेरी कितनी इज्जत करती थी। मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी वाली, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबको अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन क्या फायदा, उन्होंने जो कुछ किया वो बहुत ज्यादा गलत था। अगले दिन जब प्रीति और रोहन बाजार में थे तो सामने उन्हें शांति और नेहा मिलते हैं। बेटा, अब तो हमें माफ कर दे, तू हमारे फोन भी नहीं उठाता है। तूने तो हमें बिल्कुल अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया।
कृपया करके हमारे साथ ऐसा मत कर, घर वापस चल बेटा। हाँ प्रीति, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। नहीं, मुझे ना तो आप लोगों से कोई बात करनी है और ना ही आप लोगों के साथ कहीं जाना है। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा मत कीजिए प्लीज, ये हमारा परिवार है, आपको इनसे सारे रिश्ते नाते नहीं तोड़ने चाहिए। ये सब देखने के बाद शांति और नेहा और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसने इतना बुरा किया, फिर भी प्रीति उनके बारे में ही बात कर रही थी। बेटा, हो सके तो हमें माफ कर देना और कभी घर वापस आ जाना। प्रीति ने कहा है, इसलिए बस कभी कभी मिलने आ जाऊंगा, लेकिन अपनी पत्नी को भी वहां नहीं छोड़ूंगा और खुद भी वहां नहीं रहूंगा। इतना कहकर रोहन प्रीति को वहां से लेकर चला जाता है और अब वो प्रीति को लेकर कभी कभी अपने परिवार से मिलने जाया करता था, लेकिन कहते हैं घाव भरने में समय तो लगता ही है।